हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 13 मई की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, वल्लभ भवन कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर। तो देखिए, इसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वल्लभ भवन कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए अपन आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, लंदन की दूसरी बार मेयर बनने वाले राजेश अग्रवाल किस राज्य से संबंधित हैं। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। लंदन की दूसरी बार मेयर बनने वाले राजेश अग्रवाल मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, इंदौर के राजेश अग्रवाल को लंदन के नवनिर्वाचित मेयर सादिक खान ने लगातार दूसरी बार डिप्टी मेयर नियुक्त किया है। राजेश अग्रवाल का कार्यकाल 2024 तक रहेगा। इससे पहले वे जुलाई 2016 में डिप्टी मेयर बने थे। इंदौर के सेंट पॉल स्कूल से शिक्षा हासिल करने वाले राजेश अग्रवाल वहां 2 कंपनियां संचालित करते हैं। ठीक है, तो लंदन में डिप्टी मेयर बन चुके हैं, नियुक्त किया गया उनको, वो हमारे इंदौर जिले के हैं, मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्री उषा ठाकुर ने कोविड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है। हमारे ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या रीवा। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है इंदौर। हाल ही में मंत्री उषा ठाकुर ने कोविड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ इंदौर जिले में किया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, इंदौर में गुरुजी सेवा न्यास द्वारा संचालित माधव सृष्टि पर कोविड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया। 108 बेड वाले कोविड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ के मौके पर इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और विधायक रमेश मिंदौला सहित प्रशासनिक अधिकारी और एसबीआई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री उषा ठाकुर ने एक बड़ा बयान कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए भी दिया है। ठीक है, तो उषा ठाकुर ने इंदौर में कोविड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस छात्रा को आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शन है सृष्टि वर्मा, श्वेता नेमा, रिया कपूर या श्वेता शर्मा। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है श्वेता नेमा। हाल ही में मध्य प्रदेश की श्वेता नेमा छात्रा को आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस शहर की हैं श्वेता नेमा? तो श्वेता नेमा हमारे सांची से हैं, सांची। ठीक है, अगर पूछा जाए कि श्वेता नेमा किस शहर की हैं, तो ये सांची की है। मध्य प्रदेश की श्वेता नेमा को आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार बच्चों के लिए आईसीयू बेड कहाँ तैयार किए जा रहे हैं। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, रीवा या जबलपुर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है भोपाल जिले में। मध्य प्रदेश में पहली बार बच्चों के लिए आईसीयू बेड भोपाल जिले में तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 50 बिस्तर का बच्चों का आईसीयू तैयार किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 13 शासकीय मेडिकल कॉलेज व उनके कोविड अस्पतालों के डॉक्टर व चिकित्सा शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ योजना को तैयार किया है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन। ये देखिए, अपन बात करते हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो हमारे एमपी पुलिस और एमपी एसआई के प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जिससे आपका डेली रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में बहुत पूछे जा सकते हैं इंपोर्टेंट, तो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होंगे। तो चलिए अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय एक स्थल है। हमारे ऑप्शन है यूनेस्को विश्व धरोहर,
आधुनिक वास्तुकला, धार्मिक या यूनिसेफ विश्व धरोहर। तो ये देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर इसका सही आंसर है। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं। ठीक है, बात करें भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो इनकी खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी, ने 1957 में इसकी भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं हमारे रायसेन जिले में स्थित हैं। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में हमारी भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं और इनकी खोज 1957 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। ठीक है, ये दोनों इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग ये ध्यान रखना। और यूनेस्को विश्व धरोहर में ये कब शामिल हुई, तो ये 2003 में शामिल हुई थी। 2003 में भीमबेटका की गुफा यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुई थी और ये हमारे रायसेन के अब्दुल्लागंज में स्थित हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बरगी परियोजना नदी पर स्थित है। हमारे ऑप्शन है सोन, नर्मदा, महानदी या चम्बल। तो ये देखिए बरगी परियोजना हमारी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, बरगी परियोजना हमारी नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है, जबलपुर में स्थित है। ठीक है, बात करें चम्बल नदी की, तो चम्बल नदी पर कौन सी परियोजना है, तो गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना ये चम्बल नदी पर स्थित है और ये मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है जबलपुर में, चम्बल नदी पर गांधी सागर परियोजना स्थित है मंदसौर जिले में और सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है, बाण सागर परियोजना। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है, नर्मदा नदी पर बरगी परियोजना और चम्बल नदी पर गांधी सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है मंदसौर जिले में। ठीक है, ये आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रीवा कुंड में स्थित है। हमारे ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, मांडू या चंदेरी। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मांडू। रीवा कुंड हमारा मांडू में स्थित है। मांडू में हमारे कौन कौन से इंपोर्टेंट महल हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो मांडू में हमारा रानी रूपमती का महल है, रानी रूपमती का महल, जहाज महल है, हिंडोला महल है, हिंडोला महल, असरफी महल है। तो ये देखिए मांडू के ये प्रमुख महल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। असरफी महल, रानी रूपमती का महल, जहाज महल और हिंडोला महल, ये सब मांडू में स्थित हैं और ये बहुत प्रमुख हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रीवा कुंड भी मांडू में स्थित है। तो ये आप लोग ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है नर्मदा और सोन, नर्मदा और ताप्ती, कावेरी और सिंधु, सोन और कश्यप। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है नर्मदा और सोन। मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम नर्मदा और सोन हैं। ठीक है, नर्मदा की बात करें तो नर्मदा हमारे अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को बोला जाता है। और नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश में 1077 नर्मदा नदी की लंबाई है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें, सहायक नदियों के बारे में, तो उसकी सहायक नदियां हथनी, सक्कर, कुंदी और दुग्धी, ये इसकी सहायक नदियां हैं।
मैं लिख देती हूँ, कुंदी, दुग्धी, हथनी, शक्कर, ये नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, बात करें अपन सोन नदी की, तो सोन नदी हमारी अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी का प्राचीन नाम सोनभद्र था। सोनभद्र इसका प्राचीन नाम था सोन नदी का। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं जोहिला, बनास, गोपत आदि, ये इसकी सहायक नदियां हैं। जोहिला, बनास, गोपत, ये सोन नदी की सहायक नदियां हैं। जोहिला नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। सोन नदी का पुराना नाम सोनभद्र था, अमरकंटक से निकलती है, पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं जोहिला, बनास, गोपत, और नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं हथनी, शक्कर, कुंदी, दुग्धी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और जोहिला नदी जो सोन नदी की सहायक नदी है, ये भी हमारे अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? हमारे ऑप्शन है 9, 12, 11 या 10। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 10। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में भी 10 संभाग हैं। ठीक है, 10 संभाग कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लें। तो रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, चंबल, भोपाल। ठीक है, ये हमारे 10 संभाग हैं। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, हमारे 10 संभाग हैं, रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, चंबल और भोपाल। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया है। ठीक है, जब 2011 की जनगणना के समय 10 संभाग के साथ हमारे 50 जिले थे। 50 जिले थे। ठीक है, अब हमारे प्रेजेंट में 52 जिले हैं। 52 जिले हैं। 16 अगस्त 2013 को 51वां जिला आगर मालवा शाजापुर से अलग होके बना था। शाजापुर से अलग होके 51वां जिला आगर मालवा 16 अगस्त 2013 को बना था। ठीक है, बात करें 52वें जिले की, तो 52वां जिला हमारा निमाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निमाड़ी जिला अलग होकर निमाड़ी बना। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग हुआ, निमाड़ी हमारा 52वां जिला बना। तो प्रेजेंट में हमारे 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। 51वां जिला हमारा आगर मालवा शाजापुर से अलग होके बना था। 52वां जिला निमाड़ी टीकमगढ़ से अलग होके बना था। आगर मालवा 16 अगस्त 2013 को बना था और निमाड़ी हमारा 1 अक्टूबर 2018 को बना था। और 10 संभाग हमारे प्रेजेंट में हैं और 52 जिले प्रेजेंट में हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, पूछ लिए सकते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है? हमारे ऑप्शन है 15, 12, 13 या 14।
तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 13। बरमान का मेला 13 दिनों तक चलता है। ठीक है, बात करें बरमान के मेले की कि बरमान का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये हमारा नरसिंहपुर में आयोजित होता है। नरसिंहपुर में आयोजित होता है। नरसिंहपुर जिला कहाँ किस संभाग में है, तो ये जबलपुर संभाग में है। जबलपुर संभाग में हमारा नरसिंहपुर जिला है। नरसिंहपुर में बरमान का मेला आयोजित होता है और ये नर्मदा नदी पर आयोजित होता है। नर्मदा नदी पर आयोजित होता है बरमान का मेला। मकर संक्रांति पर यह आयोजित होता है और बसंत पंचमी तक ये मेला चलता है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, नर्मदा नदी पर आयोजित होता है नरसिंहपुर जिले में, और नरसिंहपुर जिला हमारा जबलपुर संभाग में है। 13 दिन तक चलता है और ये मकर संक्रांति पर आयोजित होता है बरमान का मेला। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा आपसे कल की करंट की क्लास में पूछा गया प्रश्न था, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, मुरैना, भिंड या शिवपुरी। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है भिंड। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र हमारा भिंड में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए, और डेली करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और डेली हम आपसे प्रश्न पूछते हैं उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। स्टैटिक जीके के कुछ जो हम क्वेश्चन रिवीजन कराते हैं वो आपके एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही आप लोग डेली क्लास देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।